नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। आज हम जिस बड़ी चर्चा को करने जा रहे हैं वो ये है कि जल गंगा यमुना का जो मायका है उत्तराखंड, वह उस प्रदेश में जो स्पीड ब्रेकर लगाया, सरकारी स्पीड ब्रेकर, बांध निर्माण की संभावनाओं पर, बांध निर्माण की योजनाओं पर, उस पर एक फ्लाईओवर का गठन हो गया है। वो फ्लाईओवर बनाया है कोर्ट ने। अब विष्णुगाड पिपलकोटी परियोजना बन पाएगी, उससे ऊर्जा का निर्माण हो पाएगा। 440 मेगावाट की यह परियोजना है जिस पर रोक लगा दी गई थी और कुछ लोगों ने, पर्यावरणविदों ने उस पर आपत्ति करते हुए कोर्ट में वो गए थे उसे रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है और ये कहा है इससे जो ऊर्जा निर्माण की जो संभावनाएं हैं उस पर स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं, जो सरकारी अवरोधक हैं, उन्हें एक तरह से उस पर फ्लाईओवर बना दिया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे पैनल में मौजूद हैं अवधेश कौशल जी, जो पद्मश्री भी हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध जनवादी नेता हैं। इसके अलावा राजेंद्र टोटिया जी हैं, महासचिव हैं उत्तराखंड जनमंच के, वरिष्ठतम पत्रकार भी रहे हैं। टोटिया जी, आपका भी स्वागत है। गिरधर शर्मा जी, संयुक्त संपादक हैं नेटवर्क 10 के, आप तीनों लोगों का स्वागत है। कुछ और लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन आपको भी कुछ क्षण के लिए जोड़ेंगे कि आपकी राय इस पर क्या है। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कौशल साहब, आपने तो इस पूरे मसले पर पद्मश्री को वापस लौटाने तक का कठोर निर्णय ले लिया था। देखिए, सब जानते हैं कि उत्तराखंड में ही जल विद्युत योजनाओं की अपार संभावना है, इसीलिए इसको ऊर्जा प्रदेश कहा गया। ये भी सब जानते हैं कि बिजली या ऊर्जा आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। बिजली पानी इंटरकनेक्टेड है। अगर शहर में भी बिजली नहीं होती है तो आपके गांव घर में पानी नहीं आएगा। इधर एक प्रचार कर दिया गया कि जल विद्युत योजनाओं से गंगा सूख रही है, गंगा मैली हो रही है। बिल्कुल गलत। जल विद्युत योजना से एक बूंद पानी भी खत्म नहीं होता है। टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन स्टील की होती है, खत्म कैसे होता है? और ना वो कोई उसको जो ये कहते हैं अवरल नहीं रही, गंदी कर दी, तो उसमें कोई गंदगी नहीं निकलती है। पानी गंगा का कम होता है। गंगा का पानी वो होता है हरिद्वार के बाद में और वो खेती की वजह से होता है। खेती अगर आप करेंगे तो पानी की कमी होती है। गौमुख से लेकर के हरिद्वार तक एक खेत भी उत्तराखंड का सिंचाई नहीं करती है गंगा, वो इतनी नीचे जाती है। आसपास जो आप देखते हैं खेत, वो या तो बारिश से या इधर उधर के छोटे नाले वगैरह से पैदा होते। गंदा कौन कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं हमारे ये जितने भी शोर मचा रहे हैं। चोर जो है, चोर चोर बचा रहा है, वो ही सबसे ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहां हरिद्वार से जाइए गौमुख तक, दोनों तरफ इन्होंने गंगा के किनारे इतना ज्यादा एंक्रोचमेंट कर रखा है। जितने भी संत हैं और कहते हैं सारा गंदगी उसमें गिर रहे हैं। 500 कमरों के बेड बना रखे हैं। हर एक के कमरे में आप जाके देख लीजिए 4 एसी लगा रखे हैं। और हम कहते हैं तुम तो साधु संत हो, तुम्हें क्या जरूरत है? तो कहते हैं हम अपने लिए नहीं, हम तो जो वो आते हैं श्रद्धालु उनके लिए करते हैं। उनसे 7-7 हजार रुपया अलग वसूल करते हैं एक दिन का। ये एक भारी समस्या है। यही नहीं है, अभी यहाँ एक और खेल शुरू हो गया कि बहुत सारे विदेशी फंड लेकर के नदी बचाओ के नाम से शुरू कर दिए। वो तो यहां तक कहने लगे कि हम यमुना पे भी नहीं बनने देंगे। थोड़ा सा विदेशी फंड्स वाले विषय पर आपसे आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इस चर्चा में बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड के जो हुक्मरान हैं, नेता हैं या देश के जो नेता हैं, वो क्या समझते हैं और क्यों कोर्ट को अंततः एक फ्लाईओवर बनाना पड़ा सरकारी स्पीड ब्रेकरों पर। जो उत्तराखंड के नेता हैं समयबद्ध तरीके से अपने अपने समय पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो सुनाते हैं आपको। तो वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से उनका जांच पड़ताल कीजिए। अगर गुणवत्ता में कमी होती है बिजली को निकालने से,
बिजली को निकालने का मतलब है उनको आप टनल में डालने से या उसको डैम बनाने से तो नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि हमें जल विद्युत परियोजनाओं पे विवाद हो रहा है और रुक रही, तो हमारी ऊर्जा का समस्या का क्या समाधान है। तो उन्होंने कहा, मुझे सलाह दी है उन्होंने, जायसवाल जी ने, कि अगर हमारी राज्य सरकार थर्मल पावर प्लांट लगाती है और भारत के किसी भी हिस्से में लगाती है तो वो हमको कोयला देंगे और वो जो भी बिजली हम पैदा करेंगे वो नेशनल ग्रिड से हमको उत्तराखंड में मिल जाएगी। तो अब थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए मैं पहल करूंगा और निश्चित तौर पे मेरा ये लक्ष्य है कि इस राज्य को ऊर्जा की कमी नहीं हो, जो आज बहुत भयंकर कमी है। पावर का विरोध ने, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले पनबिजलियों पर ही उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार के सामने पूरी स्थिति परिस्थिति रखते और अगर इसको ऊर्जा प्रदेश सचमुच बनाना है, स्थायी अगर कोई वो करना है, तो ये जो पनबिजलियाँ हैं इन पर ही उनको। चलिए, कांग्रेस, बीजेपी और उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल जो है उक्रांत, उसने क्या कुछ कहा था विभिन्न समयों पर वो आपने सुना, लेकिन जनमंच हमारे साथ है, जनमंच के महासचिव हमारे साथ हैं। जनमंच का की क्या राय है टोटिया जी? देखिए, हमारी राय अपने आप में कोई पॉलिटिकल राय नहीं है जी। जब आप किसी राज्य को बनाते हैं तो राज्य के पास आप ये सोचते हैं कि राज्य चलेगा कैसे जी, इसके संसाधन क्या हैं। तो जब हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड के पास दो ही संसाधन हैं, या उसके पास जल है या जंगल है। जी। जंगल का जो संसाधन है वो हमारे काम का नहीं है, उसे भारत सरकार ने इतने पाबंदियां लगा दी कि जंगल पर हमारा अधिकार जो है उसका कोई मतलब नहीं है, जंगल हमारे लिए बेकार है। अब हमारे पास बचा जल। जल जो सबसे बड़ा संसाधन है, हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर 18 हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली बनाने का संसाधन है, अगर हम 18,000 भी इसमें बनाएंगे जी, तो उत्तराखंड को लगभग 90,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जी। ये 90,000 करोड़ का अगर आधा हिस्सा भी उत्तराखंड की सरकार को मिल जाए जी, तो उत्तराखंड में लगभग 7 लाख परिवारों को 15,000 रुपये महीने का वेतन दिया जा सकता है। तो जो ये समृद्धि है, जो पानी बिना वजह से बह रहा है, वो चाहे अगर उस पानी का उपयोग किया जाए, हम पानी तो चीन में नहीं ले जा सकते, पानी तो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार जाएगा, परंतु जो अगर इस पानी का हमने उपयोग कर लिया तो उत्तराखंड की किस्मत बदल जाएगी, यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यहाँ के लोगों का जीवन बदल जाएगा। तो उत्तराखंड जनमंच का जो मानना है वो ये मानना है कि अगर उत्तराखंड में क्रांतिकारी बदलाव करने हैं, अगर यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान है, तो यहाँ के राजस्व स्रोत, आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे और पानी के बिना उत्तराखंड का आत्मनिर्भरता की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जिस बात को कह रहे हैं, अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में भी सोचें और भारत की तस्वीर को देखें, आप 30,000 कह रहे हैं, 30,000 पूरा देश में नहीं बन पा रहा है। 30,000, 29,000 समथिंग इस समय देश में जो है ऊर्जा का निर्माण हो पा रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट से, और जो कैपेसिटी है, जो क्षमता संभावनाएं है, वो संभावनाएं 2.25 लाख के आसपास है। 2.25 लाख मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए ऊर्जा का निर्माण हो सकता है इस देश में, और हम महज 20% भी नहीं बना पा रहे हैं पूरे देश के सिनेरियो में, क्योंकि आप विभिन्न राज्यों में भी रहे हैं पत्रकारिता के दौर में भी। क्या आपको लगता है 65 साल में कारण रहे होंगे कि हमारी भागीदारी इतनी कम हो गई है? और अगर हम अनुपात लगाएं, जब ये देश आजाद हुआ था तब 37% के आसपास थर्मल के अनुपात में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की भागीदारी थी, हाइड्रो एनर्जी की। आज की स्थिति 26 के आसपास आ गई है या 25 के आसपास आ गई है, जबकि थर्मल में हम आगे बढ़े हैं और हाइड्रो में हम पीछे हट गए हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी नीतिगत जो समस्या है पूरे देश के स्तर पर, भारत को इस समय अपनी ऊर्जा जरूरत, जो उसकी डोमेस्टिक है और जो उसकी औद्योगिक ऊर्जा जरूरत है, उसको 1.5 लाख मेगावाट बिजली उसको चाहिए आज की डेट में, निर्बाध आपूर्ति के लिए। निर्बाध आपूर्ति के लिए उसे 1.5 लाख मेगावाट चाहिए जी। आज वो 90,000 मेगावाट बनाया है, इसका मतलब 30,000 से कम। हाँ, मतलब हम 29,000 समथिंग मेगावाट पूरे देश में बना रहे हैं। टोटल पूरी बिजली, मतलब हाइड्रो से, थर्मल से और जो आपका परमाणु से, सबसे मिलाकर आप 90,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। आप 60,000 मेगावाट बिजली की कमी आज की डेट में भारत को है। और आपके पास जो देखिए, आपके पड़ोस में चीन जो है वो एक ही प्रोजेक्ट बना रहा है और वो 22,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है उसका। आप चीन कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है? चीन जो आज सोच रहा है वो पूरी दुनिया के स्तर पर सोच रहा है,
और भारत ये सोच रहा है कि भारत बिजली की दृष्टि से एक गरीब राज्य बनने की दिशा में जा रहा है। तो हमारा कोई विजन नहीं, इस देश की सरकार का कोई विजन नहीं। अगर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं कि बिजली नहीं बननी चाहिए, वो लोहारी नागपाला बंद हो जाना चाहिए, तो इस देश का प्रधानमंत्री बंद कर देता है। इस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के बारे में, देश के उद्योग के बारे में, देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचता। इस देश का प्रधानमंत्री बनारस में बैठे स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में सोचता है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। तो हमारा जो कहना है, आप जो है देखिए, थोड़ा सा आपको रोकते हुए, कमला पंत हैं, उत्तराखंड महिला मंच की संयोजिका हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पंजी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। अच्छा, नमस्कार। आपको जानकारी होगी, कोर्ट ने अलकनंदा नदी पर एक निर्माणाधीन जो परियोजना है उसके निर्माण को हरी झंडी दे दी है और बड़ी सख्त टिप्पणी की है जिन्होंने याचिका दायर की थी उन पर कि ऐसी याचिकाओं से जो ऊर्जा लक्ष्य है उससे बहुत पीछे जा रहा है देश। आपकी टिप्पणी क्या होगी महिला मंच की? देखिए, सीधे सीधे मानना है कि ऊर्जा बिल्कुल ऊर्जा प्रदेश बनना चाहिए, मगर सवाल सीधे है कि ऊर्जा प्रदेश बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन किन शर्तों पर बनना चाहिए। यहाँ का आम आदमी को वहाँ से हटा दिया जाए, उसकी सुरक्षा का कोई ध्यान न दिया जाए। और बड़ा सवाल है कि ये पूंजीपतियों के लिए ऊर्जा प्रदेश बनाया जा रहा है, यहाँ की आम जनता के लिए ऊर्जा प्रदेश बनाया जा रहा है। क्योंकि लूट के लिए हम लोगों ने इसको ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात नहीं की है। हम चाहते हैं कि पूरा ऊर्जा प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन वहाँ के आम आदमी का मालिकाना हक उसमें सरकार को तय करना पड़ेगा। अगर हम देश की तस्वीर देखें, वाइडर स्प्रेड में अगर इस विषय को सोचें, 2.25 लाख मेगावाट की संभावना है इस देश के भीतर, लेकिन महज हम 29,000 के आसपास बना रहे हैं। मतलब अपनी संभावनाओं का महज 20% दोहन कर पाया है देश 65 साल में। कमला जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो यही मानना है कि जिस बात को ये कह रहे हैं वो बात ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि आपने टिहरी बांध के लिए कहा था कि इतने मेगावाट तक यहाँ बनाई जाएगी, लेकिन आप टिहरी बांध जो बना उसमें तक आप उतनी ऊर्जा नहीं बना पाए, इतना बड़ा बांध बनाने के बाद भी, इतना बड़ी परियोजना आने के बाद भी। और यही हाल क्या कहते हैं श्रीनगर वाली परियोजना का भी रहा है। तो सवाल ये, आप तो वो वादे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं जो वादे आप कर रहे हैं जनता से। हमारा सवाल ये है कि उत्तराखंड को पूरा ऊर्जा प्रदेश बनना चाहिए, मगर इसको लूट का तंत्र बिल्कुल भी नहीं बनाना। एक विषय ये आप कहें, मैं इस पर अपने पहले पैनलिस्ट से बात करूंगा, लेकिन एक विषय जो देश के बहुत सारा एक वर्ग है वो ये कहता है कि दुनिया का पर्यावरण सुरक्षित रहे, दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां कंक्रीट के जंगल बनते रहें, इसलिए वो ऐसी कोशिश करते हैं। जितने फंडिंग एजेंसी हैं, जो फंड करने वाले देश हैं, उत्तराखंड जो देश में भारत में फंड करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं किसी भी रूप में भारत में पर्यावरण सुरक्षित रहे और उसके बदले वो कंक्रीट के जंगल अपने देशों में बना सके। क्या गर्व की सच्चाई यही है? जी हाँ, बिल्कुल। आज ये हो रहा है कि जितने भी क्या कहते हैं विकासशील देश हैं, वहाँ पे विकसित जितने भी देश हैं, उनका ये पूरा एक तो पूरी दुनिया के अंदर जो ये धारा चल रही है कि इनको पूरा और कमजोर किया जाए, इनको तो पूरा कंक्रीट का देश और प्रदेश बना दिया जाए, लेकिन हमको वहाँ पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। और पर्यावरण के नाम पे जिस तरह की पूरी लूट हो रही है, जिस तरह का पूरा धंधा हो रहा है, जिस तरह का पूरा पैसा, चाहे वो गंगा की सफाई के नाम पे आ रहा हो, चाहे अन्य चीजों के नाम पे आ रहा हो, इस पे भी गंभीरता से सोचने का आज जरूरत है। और सवाल ये भी है कि ऊर्जा कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आप हमारे जंगलों को खत्म कर दें, आप हमारे नदियों को सुरंगों के अंदर डाल दें, इससे ही सिर्फ। कमला जी, मैं आपके तमाम सवालों पर जो लोग समर्थन कर रहे हैं इनका, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा यह है, क्या दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां कंक्रीट के जंगल बनते रहे, वहां छतों पर हेलीकॉप्टर उतरते रहे, वहां तमाम चीजें होती रही, और उसके बदले में वो ऐसी प्रयास करते हैं कि इस देश में लोग जो है, इस देश के पर्यावरण में ये कुछ ऐसा करें कि भारत का पर्यावरण सुरक्षित रहे ताकि वो अपना विकास कर सके? क्या ये सच्चाई हो सकती है? कुछ लोगों का ऐसा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। तो जो आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन जो बांधों के खिलाफ, क्या उसके गर्भ में यही है जो वो चाह रहे हैं अमेरिका, वैसा आंदोलन हम यहाँ कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने पूंजीपति देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी, आज पूंजीवादी जितने देश है, इनका जो पूरा एक कॉकस है, वो पूरे इस तरह के इनका जो नक्सस है। बहुत शुक्रिया आपने तमाम चीजों पर चर्चा की। आपके जो प्रश्न है उनको मैं उठाऊंगा, लेकिन गिरधर जी, तमाम चीजों का आपने सुना। और अगर हम वाइड रिस्पेक्ट उसमें देखें, इक्वेशन में दुनिया में विकास होता रहे, वो कंक्रीट के जंगल बनाते रहे, अपने आंगन में हेलीकॉप्टर उतारते रहे, हेलीपैड उनके छत पे बनता रहे, तो दिक्कत नहीं है।
भारत और भारत जैसे कुछ और जो राष्ट्र हैं वहां कुछ फंड करें, वहां पर्यावरण के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर वो पैसा देते हैं और जन आंदोलन क्रिएट करते हैं। उस बात को बिल्कुल सही है, ये बात भी कमलापन जी कह रही है। आपको क्या लगता है ये जो स्थिति है, हम कभी कभी इस राज्य की बात करते हैं, फिर हम देश के रूप में सोचते हैं, फिर हम दुनियावी हिसाब से सोच रहे हैं, स्थिति और भयानक दिख रही है? क्या हम वैसे खिलाड़ी हैं कि हमको खिलाया जा रहा है, शतरंज के खिलाड़ी हमको उठा के रख दिया जा रहा है पैदों की तरह? पर्यावरण के नाम पर जो पैसा आता है ना बाहर से जी, वो आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, मतलब मुझे आंकड़े वैसे पूरे याद नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण जरूर बताऊंगा आंकड़ों के माध्यम से। जो विदेश हैं जहाँ पर कंक्रीट के जंगल हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप, कनाडा हो, जहाँ पर हैं, जिस जगह पर शहर में जंगल हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर्यावरण जंगल होने के बावजूद भी उनकी जो हवा में जो एक प्रतिशत होता है कि भाई कितना यहाँ प्रदूषण है, उनका प्रदूषण फिर भी साफ है, जबकि कंक्रीट के जंगल हैं। और हमारे यहाँ पेड़ हैं, जंगल है, हरियाली है, उसके बाद भी प्रदूषण है शहरों में। हमारे देहरादून में प्रदूषण और कनाडा में प्रदूषण और अमेरिका में प्रदूषण, जो कंक्रीट के जंगल है जहाँ, वहाँ पर प्रदूषण अभी भी साफ है। वहाँ पर ज़्यादा मतलब कम प्रतिशत में प्रदूषण है, यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण है। तो ये कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा हरियाली हो तो अलग बात है जंगलों में जाके, लेकिन शहरों के जो जंगल के आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर प्रदूषण है। हमारा दिल्ली से ज़्यादा, हमारा देहरादून में दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण की ये कहना कि वो वहाँ पर कंक्रीट के जंगल बनाने से वो यहाँ पर कर रहे हैं या यहाँ पर हरियाली है, इन चीज़ों को ये बात दीगर है मेरे हिसाब से। चलिए आपके मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा शूल पिक्चर का। मैंने शूल पिक्चर देखी थी, उसमें बिहार की विधानसभा दिखाई थी। मैं यहाँ के उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पर्यावरण जो विरोध करते हैं बिजली का। उस विधानसभा में एक विधायक जी को जब ये कहा गया कि आपके खेतों में पानी जा रहा है, कह रहा मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है, इस पानी में से तो बिजली निकाल दी गई है, मेरे खेतों को क्या फायदा। वो शूल पिक्चर में विधानसभा के अंदर वो विधायक बोलते हैं कि ये परियोजनाओं में से बिजली निकाल दी है, इसमें से ये पानी तो अब पानी नहीं रहा, ये तो खेतों में सिंचाई के काम की नहीं, क्योंकि इसमें से बिजली निकाल दी गई है। मतलब उसमें यह बताने की कोशिश की है कि विधायकों की क्या नॉलेज है। इसी प्रकार जो जैसा अभी अवधेश जी ने बताया कि जो पानी होता है वो कि जो पानी जब टनल में से निकलता है तो पानी खराब थोड़ी हो जाता है, वो तो उनके वेग चाहिए, उसको टर्माइट घुमाने के लिए वेग चाहिए सिर्फ, इसलिए टनल में डाला जाता है। उसके बाहर पानी आके फिर वैसे ही हो जाता है, फिर निर्मल, फिर वही जल, वही है। चलिए ये तो बहाना है उनका कि रोकने का नेतागिरी। टोडरे जी के पास आ रहा हूं, मुझे वो मंजर ध्यान है टोडरे जी, एक कमलापन जी और तमाम ऐसे लोग जो बांध विरोधी या जो भी हैं, वो तमाम लोग एक जगह गोष्ठी कर रहे थे अपने मुद्दों को लेकर। आप लोग उत्तराखंड जनमंच के लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनके इस कार्यक्रम के खिलाफ। अभी हमारी उनसे चर्चा भी, उन्होंने कहा कि बांधों के वो समर्थन में है, लेकिन स्थानीय सुरक्षा और क्या पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है उत्तराखंड की संभावनाओं को, प्राकृतिक जो संभावनाएं हैं, क्या जो उनके जो दो एजेंडे हैं, इससे आप कितना मेल करते हैं? चिंता से मैं सहमत हूँ जी। जो देखिए हम भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड का पानी किसका है? उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड की जनता का पानी है जी। वो उत्तराखंड राज्य सरकार का पानी नहीं है, बहुत साफ बात है। ये उत्तराखंड के समाज का पानी है और इस समाज के पानी का सामाजिक उपयोग होना चाहिए जी। सामाजिक उपयोग से हमारा मतलब है कि उसके गांवों के लिए उपयोग होना चाहिए, उसके शहरों के लिए, उसकी आम जनता के लिए उसका उपयोग होना चाहिए जी। अगर कमला जी ऐसा करें, मुझे उससे कोई मतभेद नहीं है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो पानी जल विद्युत परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण में लगना चाहिए। और हिमाचल ने किया है ये प्रयोग। हिमाचल उनको लोकल एरिया डेवलपमेंट सेस लगा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं पर। टिहरी बांध है जी, वो 4000 करोड़ रुपया हर साल टिहरी बांध से कमाता है जी। और वो 4000 करोड़ में वो एक पैसा टिहरी के लोगों को नहीं देता है। टिहरी का जो विस्थापित है उसकी बहुत दुर्गति है आज की डेट में। ये क्यों है? इसलिए कि आप जो बांध से पैसा आ रहा है वो अफसरों के, यूपीसीएल के अफसरों के, इनके ठाट में खर्च कर रहे हैं। आप उसे जनता के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं जिन लोगों का वो पानी है। यहां तक हम सहमत हैं। पर हमारा ये कहना है कि श्रीनगर अगर बांध बनना है तो बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो उसमें जो 1000 करोड़ खर्च हो गया वो जनता का पैसा है। अगर लोहारी नागपाला में 800 करोड़ खर्च हुआ है और आज वो बंद हो गया, वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा, हमारा पैसा। आपने 700 करोड़ बर्बाद कर दिया लोहारी नागपाला में।
लेकिन जो विधान बनाने वाले प्रतिनिधि हैं, जिस शूल का जिक्र गिरधर जी कर भी रहे थे और जो बात आप कह भी रहे हैं, स्थानीय सुरक्षा और पूंजीपतियों के हाथ ना जाए बल्कि यहाँ के हक सुरक्षित रहें, क्या आज विधान बनाने वालों ने विधानसभा के भीतर स्थानीय हक सुरक्षित रखें या उसमें भी गुंजाइश है कि उनको सुधार करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जी कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में पूरा जो डैम बना है उसकी पूरी क्वेरी जितना उसमें रेत बजरी लगी है जी, उस रेत बजरी को कहीं से उसकी रॉयल्टी नहीं दी गई, और जब वहां के डीएम ने उसकी 80 करोड़ की रॉयल्टी का फाइन वहां की कंपनी पर किया जी। तो इसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने उसे घटाकर 10 करोड़ कर दिया। ये 70 करोड़ कहां चला गया? तो आपकी जो विधानसभा है, आपका जो राजनेता है, ये दरअसल उन बिजली कंपनियों को, टीएलडीसी को और तमाम उनको लूट रहे हैं, उनको खा रहे हैं। जो जनता का पैसा जनता के पास जाना था ये अपने लिए कर रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर घूमता रहा है रेड्डी कंपनी का, जीवीके कंपनी का, चुनाव में इस प्रदेश के नेताओं, दोनों पार्टियों के नेताओं को घुमाता रहा है चुनाव प्रचार के लिए, वो कहां से आया? ये जो लूट है, हमारा सवाल इस लूट पर भी है कि आप इस लूट के लिए अपने जल संसाधन लुटा रहे हैं, ये मत कीजिए। लेकिन ये जो इस रूप में मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है और ऐतिहासिक बात उन्होंने कही है, जो उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया है इन तमाम याचिकाओं के ऊपर, लेकिन उसमें याचिका में यह संदर्भ नहीं था कि उत्तराखंड के जो हक और हित हैं ये सुरक्षित होने चाहिए, बल्कि रोकने की बात की जा रही थी। तो यदि हकों और उसकी जो लड़ाई है, अवधेश जी आप कई बार कोर्टों में भी गए हैं, जब विधान बनाने वाले जब विधान ठीक से नहीं बनाते हैं तो कोर्ट है, न्यायालय है जो आपके हक आपको दिला सकता है। कहीं हकों की पैरोकारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात तो इनको अधूरी वो है जानकारी जी, जो कहते हैं जी उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। पाला मनेरी भैरव घाटी 100% बिजली और खर्चा भी उत्तराखंड का था, उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आपने ठीक कहा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये देश बढ़े आगे। वो चाहते हैं कि जो खत्म हो गया है यूरेनियम, तो यूरेनियम बिके उनका, साथ ही उनकी मशीनें खरीदो। अभी कह रहे हैं नो लायबिलिटी, रशिया ने भी कह दिया है कि अगर हम मशीन भी देंगे, यूरेनियम भी देंगे, अगर कोई कुछ अनहोनी हो जाती है हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो अपना बेच रहे हैं। जापान भी अणु से हट रहा है। हमारे जो ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध अपने आप नहीं कर रहे, इनका कसूर नहीं है जी। वो तो इनको पैसे मिल रहे, 3 साल का प्रोजेक्ट। एक हमारे हैं वो वहाँ श्रीनगर का जो इन्होंने जिक्र किया, वहाँ बैठे, वो कह रहे हैं कि साहब जितने भी उद्योग हैं उनकी बिजली बंद कर दो तो गरीबों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्हें पता ही नहीं है उद्योग के मायने क्या है, कैसे रोजगारी मिलती है। लेकिन ये बात तो कुछ हद तक ठीक है कि जो हमारी होम डिमांड है उससे अधिक तो उत्तराखंड में बिजली है। देखिए Scarcity तो है कहाँ ही है। पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाता है वो कितना आप जल विद्युत, आप कितनी विद्युत इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, उसके बाद में फ्रांस करता है, फिर ब्रिटेन कर रहा है, फिर चाइना कर रहा है। हम हिंदुस्तान में सबसे कम पर कैपिटा खर्च कर पा रहे हैं। उनमें भी उत्तराखंड जो है वो झारखंड से भी नहीं कम है, छत्तीसगढ़ से भी कम है। और कहते हैं जी वो लाओ, ये उद्योग लाओ, उद्योग कैसे चलेंगे? फिर कहते हैं गैस से बना देंगे हम। अरे तुम खाने की गैस तो दे नहीं पा रहे हो जी। और वायु प्रदूषण होता है, जो प्रदूषण की बात करते हैं गैस से भी। नंबर 2, जो ये बात करते हैं अभी कुछ कहने लगे कि थर्मल से बना लो, थर्मल से बड़ा कोयले से, कोयला इंपोर्ट हो रहा है, वायु प्रदूषण होता है। नंबर 2, नंबर 3 महंगा पड़ता है। नंबर 4 जो है वो उसमें भी कोयला जो इंपोर्ट हो रहा है जिस दाम पे भारत में मिल सकता है और जिस दाम पे भारत का कोल इंडिया देने को तैयार है, उससे कई महंगे दामों पर इंपोर्ट हो रहा है। देखिए वो कोयले जो है, कोयले में भी जो है कालिक है। कोयला जो है जी।
उसके भी एक लिमिटेशन होती है, थोड़े दिन में खत्म हो जाता है उसका जो आपने निकाला, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। कुछ लोग अभी ये भी बोलने लगे जी कि अणु बना लो, तो मैंने बताया अणु का, तो अभी एक और सौर ऊर्जा सबसे महंगी है, नंबर 1। नंबर 2, अभी पता नहीं कहाँ ठीक होगा, पूरे उत्तर भारत में 8 दिन तक सूरज नहीं दिखा जाड़े के दिनों में, जब हमें गर्म पानी की जरूरत थी। हमने सबसे पहले सौर ऊर्जा लगाया अपने यहाँ, लेकिन जब मुझे गर्म पानी चाहिए वो काम नहीं करता। यहाँ उत्तराखंड में बारिश होती है, सीजनल, लोकल रेन होती है, विंटर रेन होती है, वो यहाँ के लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो जल विद्युत योजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है और सबसे ज्यादा लेबर ओरिएंटेड है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है, एक दफा बन जाता है ठीक। अभी कुछ और भी वो ये विरोध करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी टीरी से क्या फायदा हुआ, 13% बिजली मिली बस हमें। तो उस वक्त ये भूल जाते कि खाली हमें यहीं का ही नहीं सोच रहा, हमें यहाँ का भी सोच रहा है, पूरे देश का भी सोच रहा है, दिल्ली का भी सोच रहा है। वो भूल जाते हैं, वो समझते हैं जैसे पाकिस्तान। चलिए, जब ये बड़ी चर्चा हो रही है, इसमें अगर हम दुनिया के हिसाब से लगाएं, जिस बात को अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे और हमारे तमाम दर्शक भी हैं, उनके भी समझ में आया कि जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जगत के हिसाब से देखें, क्यों ऐसा होता है और क्यों हम वो आंदोलन कर देते हैं, ये वो करा पाने में हमसे माहिर है कि जो वो चाहते हैं वो हम यहां कर लेते हैं। वो हुकूमत को चाहते हैं तो हुकूमत एफडीआई को लाने के लिए प्रवेश द्वार खोल देती है। 3 साल के लिए प्रोजेक्ट मिल जाता है, मैं बता सकता हूं सबके नाम। एक को ऑक्सफॉर्म से मिल रहा है जी, एक को क्रिश्चियन एड से मिल रहा है जी, एक को वाटर एड से मिल रहा है, एक को एक्शन एड से मिल रहा है। ये जितने भी जल विद्युत योजना का विरोध कर रहे हैं, मैं खोल सकता हूं उनको। और अगर मुझे इन्होंने छेड़ दिया अभी, ये जो है ये जेल में बैठे होंगे चौटाला की तरह से। ये खोलिए, आपको खोलना चाहिए आपको। छोटी छोटी बना दो जी, इन्होंने सबने छोटी छोटी के लिए अप्लाई कर रखा है अपने आप। एक अपना आदमी भी नहीं रखते। करते क्या है, यहाँ एक बड़ा खेल हो रहा है कि एक छोटी जल विद्युत योजना के नाम से लाइसेंस लेंगे, फिर उसका इंश्योरेंस कराएंगे। पिछली दफा मैं जानता हूं यहाँ के कई सज्जनों को 5 करोड़ रुपया लिया, अब क्या वो कह रहे हैं जी फिर बह गया हमारा तो सारा 10 करोड़ अब हो गया। 1 पैसे का काम नहीं कर रहे, ये बेईमान लोग हैं, मैं दावे से कह सकता हूं। और ये इनको इसका नहीं है, क्यों नहीं जा रहे। चलिए अब वाइड रिस्पेक्ट में अगर आप मुझे बताएं या समझा पाएं, जो आपका न सिर्फ बांध, आपके लिए जो रेत पत्थर ईंट बजरी भी आपको चाहिए, वो भी आपको उत्तर प्रदेश से लानी पड़ रही है बहुत महंगे दामों पर, क्योंकि खनन के नाम पर आपने चुगान भी बंद कर दिया। और चुगान को बंद कराने का कारण भी यही है, पर्यावरण। और जिस पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात हो रही, वन को सुरक्षित रखने की बात हो रही है उत्तराखंड में या ऐसे स्थानों पर, उसके पीछे यदि दुनिया वाले बाकी देशों का ध्यान है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, अगर भारत में विकास नहीं होता है, भारत में हरियाली बरकरार रहती है, भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां सब कुछ सारा विकास ठप हो जाता है, बांध भी नहीं बनते हैं, तो दुनिया के जो बाकी देश हैं ग्लोबल वे में, ग्लोबल वार्मिंग भी एक शब्द है, और ग्लोबल मौसम का जो ऋतु संतुलन बना रहे, वास्तव में इसका लाभ उन्हें मिलता है। देखिए ये जो नदी चुगान की बात है, पर्यावरण के नाम में पता ही नहीं है पर्यावरण का पीबी क्या होता है। अगर हम नदी चुगान नहीं करेंगे, खनन कह के चुगान को रोक देते हैं, नहीं तो उससे क्या होता है कि फिर बाढ़ आती है। और जो सबसे ज्यादा यहाँ विरोध कर रहे थे उनके एनजीओ बह गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सबसे पहले। ऐसे भी है, अगर आप ये हटाएंगे, जब भी आपको ये घर बना सकते हैं, यहाँ गोबर का घर तो बना नहीं सकते, लकड़ी वैसे बंद हो गई, लकड़ी का घर बना नहीं सकते। आपको बजरी चाहिए, रेत चाहिए, और गरीब आदमी फंस रहा है। लेकिन थोड़ा सच बोल, आज आप थोड़ा बता दीजिए सबको सच जरा। जैसे वॉलमार्ट ने दावा किया कि भारत में एफडीआई के प्रवेश के लिए उन्होंने लॉबिंग की, और लॉबिंग में करोड़ों रुपए खर्च किया, जो उन्होंने आधिकारिक रूप से खर्च किया, ब्लैक मनी उसमें अलग से होता है, अंडर टेबल जो होगा, जो ऊपर खर्च किया।
क्या आपको भी कभी, क्योंकि आपका भी एनजीओ है, आप लोगों को भी ये विदेशी लोग जो हैं आपको टटोलते हैं कि नहीं कहीं कम से कम हम आपको तोड़ लें, आपको कोई प्रोजेक्ट देने, कभी ऐसा होता है? देखिए मैं बताता हूँ, मेरे पास में ये नदी बचाओ वाले कई लोग आए जी जी शुरू में, और मुझे यहाँ तक कहा कि हमारे पास में मीडिया एडवोकेसी के लिए भी बहुत पैसा दिया हुआ है। आप समझते हैं, मतलब मीडिया को भी कैसे करप्ट करो। अगर इनमें से कोई बोल दे तो मैं नाम भी बता दूंगा फिर कि नहीं, आपको खोलना चाहिए इस देश, आपको पद्मश्री मिला है इस देश के, इस मैं देश नहीं- के लिए आपको। आज मैं नाम नहीं बता रहा हूँ हम तो न्योता दे रहे हैं आपको, खोलिए। आज मैं नाम जी। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जी। अभी शुरुआत हुई है। आपने ये जो आज जजमेंट हुआ कल, जी ये इतना अच्छा जजमेंट है। नहीं, लेकिन ये और तस्वीर हम पहले दिन से आप कह रहे हैं, आप पहल करेंगे, एफडीआई ने प्रवेश कैसे पा लिया? साहब हम पहले दिन से कह रहे हैं। चुगान खनन के नाम पर चुगान भी उत्तराखंड में क्यों बंद हो गया? ये बांध क्यों रुक रहे हैं इस भारत में? भारत अपनी क्षमता से 80% कम जो बिजली हम का पहले निर्माण कर दिन पा रहा से है। कह रहे हैं, आपको ये हमारा खोलना स्टैंड है चाहिए, पहले आपको दिन खोलना से। चाहिए। मैं आपको सर हमारा आपको पहले खोलना दिन चाहिए। आप से पद्मश्री, ये स्टैंड आपको है पद्मश्री दिया है इस देश कि ने, जब आपको खोलना अगर चाहिए। लेट होता है, विदेशी लोग हमारे यहाँ क्यों ये जब सब कर कभी रहे हैं? बांध लेट होता है बनना तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। टीरी मैं डैम आपको 300 करोड़ में मैं आपको बनना थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ हमारे साथ। अब वो 10 मैं करोड़ में बन रहा मैं है। आपको रोकना चाह रहा हूँ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगना जी हमारे साथ बने हुए हैं। बोगना जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बोगना जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। हाँ कहिए। आपका जीवन अनुकरणीय है देश के बाकी लोगों के लिए, नए समाज के लिए। जो स्थिति बन पा रही है, जो आंकड़ा हमारे सामने है, आंकड़ा यह है कि 2.25 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है देश में, लेकिन महज 20% उत्पादन हो पा रहा है। आपने भी कई बड़े आंदोलन किए हैं, बुक हड़तालें की हैं, इन सब तमाम चीजों को लेकर। होना क्या चाहिए इस देश में? कोर्ट का निर्णय जो आया उस पर हाँ तो कहिए क्या चाहते हैं सुप्रीम आप? कोर्ट ने एक निर्णय दिया है अलकनंदा नदी पर। उन्होंने कहा है कि जो बांध का निर्माण बंद होता रहे और जो याचिकाएं दायर की जाती हैं उससे इस देश की प्रगति रुक रही है। ऐसा है, देखिए जी नदियों पर बांध बनाना जो है दो दृष्टियों से जी जी ठीक नहीं। पहला तो ये है जी जी कि जब पानी इकट्ठा होता है तो मृत हो जाता है, डेड वाटर। जी शॉवर्गर नाम के एक विद्वान हुए हैं ऑस्ट्रिया के, जी उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस पर खोज किए जी और ये बात निकाली। तो पहला तो है जल मृत हो जाता है जी बांध बनाने से, और दूसरी जो बात है जी हमें वो विस्थापन होता है, तो हमें प्राकृतिक बांध बनाना चाहिए। मतलब नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, कैचमेंट एरिया, जी जी उनमें अगर घने वृक्ष हों जी तो पानी का बहाव जो है वो काफी स्थिर हो जाएगा। जैसे भूटान है, जी तो भूटान की चोखा नदी पर जाड़े और बरसात के बीच पानी के बहाव में 1 और 7 का अंतर है, जी और हमारे यहाँ है भागीरथी में 1 और 77 का। जी तो आवश्यकता इस बात की है कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जी ऐसा वृक्षारोपण किया जाए जिससे लोगों को तो खाना चारा वगैरह मिले जी। और देश को पानी मिले। अगर हम दुनिया के हिसाब से सोचें, और आपने पूरी दुनिया के कई देशों का दौरा भी किया है, व्यवहारिक रूप से दुनिया में विकास होता रहे इसलिए भारत का पर्यावरण सुरक्षित रखवाया जाता है बाकी दुनिया के लोगों के द्वारा, ऐसा है क्या? ऐसा है, देखिए जी पर्यावरण की चिंता तो हमें खुद ही करनी चाहिए, बाहर वाले क्या क्यों करेंगे। जी और पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी बात यह है जी कि लोगों को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए जी और पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ जल, जिंदा जल, वो भी जी मृत जल नहीं। जी और उसके अलावा मिट्टी जो है हमारी, जी वो रासायनिक खादों की वजह से नशेबाज हो रही है, जी तो मिट्टी की शक्ति बनी रहनी चाहिए। जी तो ये जीवन के जो 3 आधार हैं, जी हवा, पानी और मिट्टी, जी ये तीनों अच्छी हालत में रहने चाहिए। जी यही पर्यावरण का सिद्धांत है। आपने एक लाइन दी थी बोगना जी कि मूक को वाणी देनी चाहिए, और मूक की वाणी आप बने, गंगा की वाणी आप बने। आपने लंबा आंदोलन किया, बुक हड़तालें करी, अपनी जिंदगी को कई बार दांव पर लगाया,
और लगातार आप लाल कुटिया में आप जो है गंगा नदी के तट पर रहे, आज जहाँ टिहरी बांध भी है। कुछ आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि गंगा सवेरे आती हैं, दिखती हैं जिनको, वो रोती हैं बहुत ज्यादा जब वहां बंधी रहती हैं टिहरी बांध में। ऐसे देखिए जी मेरा काम तो केवल जी चौकीदार का है। चौकीदार कहता है ना जागते रहो खतरा है। जी तो ये जो मालिक हैं अगर वो सोए रहे तो मैं क्या करूं। तो इसलिए मैंने तो जी गंगा सागर से लेकर और ऋषिकेश तक साइकिल पर यात्रा की थी, ये बताने के लिए जी कि भाई टिहरी बांध बन रहा है, उससे गंगा की हालत बिगड़ जाएगी। जी तो मेरा काम केवल प्रयास करना है। जी मैं सब बातों का जो है जिम्मा कैसे ले सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ जी उस बात को लोगों तक पहुँचाता हूँ। जी और ये लोगों का, जागरूक लोगों का काम है कि वो उन सवालों को उठाएं। और मैं समझता हूँ प्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जी क्योंकि प्रेस का काम लोक शिक्षण का होना चाहिए, लोगों को जगाने का होना चाहिए। जी मैं इसीलिए आपके माध्यम से जानना चाह रहा था, आप जब लाल कुटिया में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग, आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं, आपके निकट में एक माई जी की कुटिया थी, वो ये कहती थी कि गंगा रोती हैं बंधने के बाद, क्योंकि इंसानों ने उसे फिर बांध दिया, कमंडल से बाहर निकली लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए, लेकिन टिहरी में बांध दिया। 28 कब्रों जी का मकान है। जी 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 बगुणा जी। ऐसा है, देखिए जी मैंने आपसे कहा ना जी कि मेरा काम तो चौकीदार का है, ये कहने का कि देखो खतरा लेकिन चौकीदार जब माँ गंगा को देखता है सवेरे सवेरे तो किस रूप में देखता है ना। तो मैंने तो केवल चौकीदार का काम किया, जैसे चिपको आंदोलन में किया। जी तो महिलाएं जगी, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और सफलता पाई। फिर मैंने कश्मीर से कोहिमा तक पूरे हिमालय की पैदल यात्रा की, 4870 किलोमीटर की। इस बात को लोगों को जगाने के लिए हिमालय के जी कि भाई हिमालय का पर्यावरण ठीक रहना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी जनसंख्या का और निर्भर करता है। जी लेकिन ये ये इस तर्क पर आपकी राय क्या है कि दुनिया विकास करती रहे और इस कीमत पर कि भारत जो है अपने विकास को रोककर यहाँ पर्यावरण बचाए, दुनिया को विकास करने देने के लिए शक्ति भर जितना वो कर सके। चलिए शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। सुंदरलाल बगुणा पर्यावरणविद हमारे साथ बने हुए थे। जी 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 जजमेंट है उस मैं पर हमें आपका आना चाहूंगा, मैं आपका आना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि आप गवाह रहे हैं सुंदरलाल बगुणा जी के तमाम आंदोलनों के, टोटिया जी जो उनका विजन है जिस रूप में भी है, आप किस रूप में समझते हैं? देखिए जो टिहरी बांध का जो है, टिहरी बांध जैसे प्रयोग दूसरी बार नहीं होने चाहिए। टिहरी बांध अंतिम बांध उत्तराखंड का होना चाहिए कि जो इतना बड़ा विस्थापन करे, और इतने बड़े विस्थापन को तो नहीं होना चाहिए और बांध तो नहीं बनने चाहिए। मैं इस बात को स्ट्रांगली अपोज करता हूं। पर आपके पास बिजली तो बनानी पड़ेगी ना, बिजली बनानी पड़ेगी तो रन ऑफ द रिवर तो सारी योजनाएं उत्तराखंड में हैं, सब रन ऑफ द रिवर हैं। बांध तो कोई बन ही रहा है, ये झूठा प्रचार है कि उत्तराखंड में कोई बांध बन रहा। आज की डेट में उत्तराखंड में कोई बांध निर्माणाधीन नहीं। ऊर्जा परियोजनाएं हैं, रन ऑफ द रिवर हैं और वो नदी के बहाव के साथ है। इन्हें ये पता नहीं है कि बांध में टनल में और रन ऑफ रिवर में क्या फर्क होता है। जब टिहरी डैम बन रहा था तो 300 करोड़ में बनता, 10,000 करोड़ रुपए लगे। किसको फायदा हुआ? जेपी जो है वो अमीर हो गए। नंबर 1, नर्मदा में भी क्या हुआ, 7,000 करोड़ में बनता 43,000 करोड़। मैं ये मानता हूं कि अगर जिनकी जमीन ली गई है, दी जाती है, विस्थापन होता है, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। जैसे हमारे बगुणा जी को हुआ, पहले इनके पास में इतने कमरे नहीं थे, अब तो 28 कमरे का मकान है। पूछिए इनसे, बताएं ओपनली है या नहीं है, नहीं तो मैं दिखा दूंगा सबको। नहीं, लाल कुटिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी जी, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, शायद वही उसे लाल कुटिया ही कहते हैं। हाँ जी। तो उसमें जो हमारे जो मूल सवाल है जी, जो बात क्या है जी, जिससे आज उत्तराखंड का जो पहाड़, देखिए वो उनकी चिंताएं अपनी जगह हो सकती है जी। आप पहाड़ को देखिए, आप उत्तराखंड को 19वीं सदी में नहीं बनाए रख सकते, आपको उसे 21वीं सदी में ले जाना पड़ेगा।
आज पहाड़ का बच्चा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पहाड़ में बिजली नहीं आती है। पहाड़ के लड़के जो स्कूल जाते हैं ठंडे पानी से मुंह धो करके स्कूल जाते हैं। तो इसको नहीं समझेंगे आप, जब इस पीड़ा को पहाड़ की नहीं समझेंगे। सारे पहाड़ के शहरों में 7 बजे बिजली चली जाती है और 10 बजे के करीब आती है। उद्योगों का क्या हाल है? उद्योग यहाँ से जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बिजली की स्थिति जो है उस पर चिंताएं कितनी जायज हैं। हम छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी राय आप लोगों की भी लेंगे और फाइनल वर्डिक्ट पाएंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। उन्होंने शहादत हंसते हुए दी। शुरू से ही प्रेरणा आ रही थी कि अंग्रेज़ों को जो है वो घर से, इस देश से निकालना है। तो वो स्कूल ना जाके वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने वो मिट्टी जो थी खून से सनी हुई वो एक बोतल में लेके अपने घर आए और वो जब तक रहे घर में वो उसकी पूजा करते रहे और उनको प्रेरणा मिलती रही कि हमने इस चीज़ों का बदला लेना है। माँ जिसका बेटा, जवान बेटा, इतनी कम उम्र को बेटा शहीद हो गया, जब आप वहाँ जाते हैं कैसा महसूस करता है? दिल क्या करता है? दिल तो जो आज के हालात हैं वो देख के रोना आता है कई बार। ऐसा नहीं लगता कि बेकार ही लड़े हम? भगत सिंह ने भी यही लिखा अपने आखिरी खत में कि जो आज हालात हैं उसमें मुझे शहीद होना ही अच्छा है, मुझे फांसी लगना ही ठीक है, ताकि जो है कुछ कमियां पेशियां जो मेरे में रही होंगी वो उजागर नहीं होंगी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद आज़म भगत सिंह की जिंदगी की कहानी, उनके अपनों की जुबानी, भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह के साथ नेटवर्क 10 पर करेंगे शहादत को सलाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस तमाम चर्चा के बीच गिरधर जी, आपने तमाम चीज़ों को सुना और अगर हम समझ रहे हैं तो दुनिया भी कंट्रोल करती है। दुनिया के विकसित देश इस बात पर उनका पूरा दखल है, दखल चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे एफडीआई के प्रवेश का मामला हो, जो वो चाहते हैं अपने लाभ के लिए भारत की लोगों से, भारत के मुखों से वो जुबान बनवा देते हैं और वो फिर भारत के आम आदमी की आवाज बन जाता है, क्रांतिकारियों का आवाज बन जाता है। और वो क्रांति की जो आवाज होती है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाती है, जिससे भारत के किसान की परिणति आज क्या है? 10 लाख किसान ने आत्महत्या कर दी। उसकी परिणति क्या है कि एफडीआई के लिए सारे रास्ते खोल दिए गए। उसकी परिणति क्या है कि चुगान के नाम पर, खनन के नाम पर चुगान रोक दिया गया, चुगान बंद हो जाता है। उसकी परिणति क्या है कि 2 लाख मेगावाट की संभावना होने के बावजूद महज हम 30,000 के आसपास भी नहीं पाए हैं हाइड्रो ऊर्जा के मामले में, और हम 20% ही अपनी संभावनाओं के से कम, महज 20% उत्पादन कर रहे हैं। स्थिति इस देश की है क्या? 65 साल बाद जो देश कभी सोने की चिड़िया था, अगर आज वो कठपुतली है, तो सचमुच क्या सचमुच चाहिए? बिल्कुल, अवधेश कौशल जी ने बहुत इशारों में एक बात कही जी, और उससे मैं सहमत हूं कि कई एनजीओज यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। भारी जो विदेशी ताकतें हैं या विदेशी पैसा है वो उसके माध्यम से कर रहे हैं। और वो जो इशारा साफ वो कह रहे हैं कि वो जल विद्युत परियोजनाओं को रोकना, क्योंकि वो ताकि जो उन्होंने इशारा किया कि यूरेनियम यहाँ आ सके, उनकी मशीनें यहाँ आ सकें, बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम ला सकें, और बाकी सुरक्षा कुछ नहीं है, उसमें यूरेनियम से खतरा ही खतरा है। तो ये जो साजिश विदेशी इसमें हो सकती है, और ये जो हमारी जो विदेशी पैसा जो लोग चुपके से दे रहे हैं एनजीओ के माध्यम से लगा रहे हैं, और उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया उनके नामों का, वो कह रहे थे कभी तमाम एनजीओ में भारत, कई उत्तराखंड के 80% एनजीओ विदेशी फंडेड है, कनाडा से पैसा आता है, तमाम जैसे पैसा आ रहा है। लेकिन ये साजिश के तहत एक तो सेवा भावना से आना और एक साजिश के तहत आना, इस दोनों में बहुत फर्क है। अगर वो साजिश के तहत आता है और कभी उन्हें गुस्सा आए, हम तो कह रहे हैं कि देश हित में उन्हें गुस्सा आए और उनका नाम का खुलासा करें देश हित में, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इन चीज़ों को वॉच करके आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि भाई परियोजनाओं के नाम पर जो ये जनहित याचिका डाल देते हैं या आंदोलन करते हैं, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। देश को बिजली की जरूरत है। और उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में अब ऐसा कौन सा शहर है या उत्तराखंड का ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ कंप्यूटर नहीं है? क्या मोबाइल नहीं है? जब मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, कंप्यूटर के लिए बिजली चाहिए। इवन जो है वहाँ के अस्पतालों के लिए, जो वहाँ अब आप कहते हैं अस्पताल नहीं है, वहाँ अस्पतालों में मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर क्या करेगा जाके वहाँ जब वहाँ बिजली नहीं है? तो मशीनें, एक्सरे मशीन, फलाना मशीन, कोई बैटरी तो चलेगी नहीं। आगे हम चलते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस निर्णय को अगर नजीर मान लिया जाए या नजीर माना जाए,
लेकिन कोर्ट भी उन नियम कायदों से बंधा हुआ है जो विधान बनाने वाले इकाइयां बनाती हैं, संविधान बनाता है। अगर जो बनाने वाले लोग हैं वो पर्यावरण के नाम पर जो खतरा दिखाते हैं, जिसमें इको सेंसिटिव जोन घोषित करके आप पूरा विकास रोक दे रहे हैं गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक का, यदि वो बात फिर कोर्ट के सामने लाई जाती है कि इससे इतना भयावह खतरा होगा पर्यावरण के नाम पर, तो कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट की अपनी आंखें नहीं है, उसकी आंखें तो बंद हैं तर्कों के आधार पर। ये तर्क आ गए रोटिया जी, तो ये चीजें फिर जिसको हम जीत मान रहे हैं वो फिर एक बार से उसकी परिणति वही हो सकती है जो पहले से हो रही है। देखिए, इसको पूरे सिस्टम को देखिए, एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट कोई भी योजना है जी, उसको एक बार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है जी। हमारा ये कहना है कि अगर आपने एक बार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है जी, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को तभी रोका जाएगा जब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन करेगा जी। यहाँ हो क्या रहा है कि आप जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और एनजीओ जो हैं वो मिले हुए हैं आपस में। ये क्या करते हैं, इधर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, थोड़ा बड़ा आगे, उसके बाद पर्यावरणविद आ गए, पर्यावरणविदों ने आंदोलन चलाया, वन एवं पर्यावरण के अफसरों ब्यूरोक्रेट से मिले और उस पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया। अब कंपनी, मेरे पास एक कंपनी के जो मालिक हैं उनका साफ कहना है, उन्होंने कहा जब जब इन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रोका मुझसे 50 करोड़ 100 करोड़ ले लिए, और इस पैसे में जो 150 करोड़ का पैसा है इसमें पर्यावरणविद भी के संगठन भी पनप रहे हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स भी इसी में पल रहे हैं। अब पॉलिटिकल नेता जो सरकार में बैठा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ, मैं कैटेगोरिकली आरोप लगा रहा हूं कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन्वॉल्व है। जो परियोजनाएं रुकी हैं, जो पैसों की वसूली हुई है, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन्वॉल्व है इस वसूली में। जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से लेकर के जिन जिन जल विद्युत परियोजनाओं में वसूलियां हुई हैं, इसमें सरकार के स्तर के बड़े नेता और बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं। साथ में जो ये जो कहते हैं जीडी अग्रवाल से लेकर के, और वो क्या था वो जिसका मौका लग गया था, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, है ना, वो लोग इससे वसूली कर रहे हैं। जलपुरुष हाथ घी में सर कड़ाई में, अगर आप इस बात को कहें, विदेशों से पैसा आ रहा है, कैटेगोरी कर रहा हूं, विदेश पैसा दे रहा है इस बात के लिए कि भारत में पर्यावरण सुरक्षित रहे, यहाँ निर्माण ना हो, और आप कह रहे हैं कि अब वसूली भी अलग से हो रही है। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। कंपनी के मालिक ने कहा, उसने कहा सर जो है हमारी जो अब जो ये रोका गया है, मुझे इसके लिए 50 करोड़ देने पड़ेंगे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को। कौशल जी, ये देश 65 साल बाद अपने विकास की शर्त पर किस दौर में चला गया महात्मा गांधी का देश? अगर आपने तो शुरू से लेकर कब तक देखा होगा ये स्थिति, अगर आज स्थिति आ रही है कि हम देश का पूरा विकास रोक दे रहे हैं, विदेशियों के हाथों की हम कठपुतली है। देखिए जी, लकड़ी की हांडी थोड़े दिन चल सकती है, वो ज्यादा दिन नहीं चलती। वो 2-3 महीने बाद ये पर्यावरणविद, नदी बचाओ वाले जो वो हैं, ये सब घर में बैठ जाएंगे, इनको पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे, और वो भी समझ जाएंगे कि इन्हें हमने पैसा दिया बेकार गया। ये क्यों? एफडीआई घुस गया? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, ये जो विदेशी है एफडीआई यहाँ आ गया, इतने साल उन्होंने अपने बना दिया। एफडीआई में ऋतु असंतुलन होगा, बरसात कम होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, भारत मजबूर हो जाएगा। राजनीतिक लोग हैं बिल्कुल सही, उसमें जो विरोध कर रहे हैं वो भी और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी। कौन एनजीओ मुझे बताइए जो एफडीआई में? अरविंद केजरीवाल। ये जो पर्यावरण के नाम से अरविंद केजरीवाल की टीम तो मौन है, उनको पर्यावरण का पी नहीं पता, पर्यावरण नाम भी नहीं लिया जाता था जब ये चिपको मूवमेंट भी चला था। वो भी ये कह रही थी गौरा देवी कि ये जो है मेरा पेड़ है। एक्सेस एंड कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इन पर्यावरणविदों ने लोगों को बाहर करा रहे हैं जंगलों से पर्यावरण के नाम से। उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बेचारे से देख रहे हैं, ये आगे ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये खुलने वाले हैं इनकी पोल। हंडिया जो है वो जल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो पहली दफा नहीं है, श्रीनगर के लिए भी दलबीर भंडारी ने दिया, जो अब इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये नहीं रुकेगी।
ये जो यहाँ भी हाई कोर्ट ने, MC पंत की कोर्ट ने लोहारी नागपाला के लिए हम गए थे, कहा कि ये चालू रहेगी, इसको नहीं रोक सकते। और हमें कहा कि GD अग्रवाल को भी पार्टी बनाओ, उसको क्यों नहीं बनाया जो यहाँ के तमाशे कर रहा है। जीतने के बाद में भी हम सोचे गंगा रिवर अथॉरिटी बन गई है। बहुत शॉर्ट में हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। गिरधर जी, क्या अंग्रेज 300 साल इन्होंने यहाँ शासन किया? 800 साल मुगलों ने शासन किया। वो तो बहुत कुछ व्यवस्था ही बदल के चले गए मुगल। आज हम भूल ही गए कि आज हम एक हिंदू और मुसलमान के रूप में कन्वर्ट हो गए, अपनी सभ्यता ही भूल गए। मूल रूप से जो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है उसको हमने धर्म मान लिया। लेकिन चलिए, अंग्रेज जो किताबें यहाँ से लेकर गए, सारे ग्रंथ यहाँ से लेकर गए, सारी बुद्धि लेकर चले गए, अब वो जैसा चाहते हैं हम नाच रहे हैं, भारत नाच रहा है। ये सचमुच क्या स्थिति है ये कि भारत एक कठपुतली है, सारा ज्ञान चला गया? असल में भारत में जो अभी भी लोग जी, जो NGO हैं या जो लोग हैं जो पैसे के पीछे जो भागते हैं, उनके जो देशभक्ति, जो 26 जनवरी कल गणतंत्र दिवस है, जो देशभक्ति है, ये जज्बा जो है ये खत्म हो चुका है। ये जब भी कोई इस तरह की योजनाएं होती हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। ये नहीं कह सकते जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं बौद्धिक रूप से बहुत गरीब लोग उसमें लोग हैं, आम आदमी भी, और जो विरोध कर रहा है वो जज्बे के साथ ही कर रहा है विरोध। उसमें देशभक्ति का ही जज्बा है कि मुझे देश का पर्यावरण बचाना है। बिल्कुल, वो जज्बा पैदा किया जा रहा है, लेकिन गलत तरीके से। बुद्धि जो है, बुद्धि क्या विदेशियों ने गिरवी रख ली है भारत की। मैं बता रहा हूं, वो जज्बा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर आप किसी को रोजगार कहेंगे कि रोजगार मिलेगा आपको, आप यहाँ पर जो खुदाई शुरू कर दो, चाहे वहां कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर रोजगार मिल रहा है तो लोग तो बेवकूफ, लोग गतगतानी को। चलिए हमने राजेंद्र टोडिया जी से बातचीत की, हमने गिरधर शर्मा जी से बातचीत की, अवधेश कौशल जी से बातचीत की, और आपने जो कंक्लूड भी किया, सुंदरलाल बहुगुणा जी से भी हमने बातचीत की, और हमने कमलापन जी से भी बातचीत की। एक पक्ष हमने समझने की कोशिश की, आप लोगों का पक्ष क्या है उसे भी समझेंगे, जो दूसरा पक्ष भी है। लेकिन अगर ये तस्वीर है कि हम सिर्फ कठपुतली हैं, भारत एक कठपुतली बन गया है, महज 65 साल की आजादी के बाद हम कठपुतली हैं, जैसा विदेश चाहता है वैसा हम बोलते हैं और जज्बे के साथ बोलते हैं, हम सोचने भी वैसा लगते हैं, तो शायद ये बहुत बहुत बड़ी आपदा है जो भारत पर आ रही है। हमको इसे रोकना चाहिए, समझना चाहिए, और क्यों हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अमेरिका के हिसाब से नहीं या बाकी देशों के हिसाब से नहीं। आज फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेहमानों को दीजिए नमस्कार।